तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम आपको बताने वाले हैं, वैसे तो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ ही गया होगा, स्पीति जाने के लिए बजट, टाइम और बेस्ट वे। बेस्ट टाइम, बेस्ट वे कब हो सकता है आपका, ठीक है, और कौन सा रास्ता है जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हम लोग गए थे 2019 में, गए थे जून में गए थे 2019 में। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ वही शेयर करना चाहते हैं हम कि हम कैसे कैसे गए और किस रास्ते से गए, क्या प्रॉब्लम्स क्या आई थी, तो वो सब आपको बताएंगे। और तो गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप मतलब देख रहे हो पहले से ही तो हमारी वीडियो को लाइक करें और बने रहो ऐसे ही, बने रहो मस्त वीडियोस के लिए। तो हम बताते हैं 2019 का ये हमारा ट्रिप था। ये टाइम है आपका 21 जून 2019। बड़ी गर्मियों का टाइम था यहाँ पे, तो तभी हम मौज लेने पहुँच गए वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब अपना ट्रिप। ये मैं पहले एक मैप बना देता हूँ। हमको जाना है काजा, ठीक है जी। और हम हैं कहाँ पे फिलहाल अभी? दिल्ली। तो शुरुआत यहाँ से होती है अपनी। हमारे पास मतलब अपनी बाइक अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, तो हमने सोचा था कि यहाँ से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं मनाली तक, और फिर उसके बाद बाइक रेंट पे ले वहाँ से कोई अच्छी सी बाइक जो मजेदार हो, ठीक है। तो हमारे लिए तो बुलेट ही है जो ऑलवेज बुलेट। तो हमने पहले ही यहाँ से बाइक बुक कर ली थी। तो हमने बाइक बुक करने के बाद हम यहाँ 21 जून को हम बस में बैठे। शाम 6 बजे हमारी बस थी 21 जून को। उसका किराया आपका होगा 700 के अराउंड था हमारा उस टाइम पे। जो आपका कितना हो गया? 750 हो गया होगा ज्यादा, बट ऐसे ही है 700 से 800 के अराउंड ही मिलेगा आपको उसका किराया, ठीक है। ये थी हमारी टिकट मनाली तक, ठीक है जी। अब दिक्कत ये हो गई है कि बसों का पता नहीं होता कि वो कितना लेट आपको मतलब टाइम पे, अभी कभी मत सोचो कि आपको टाइम पे पहुंचा देगी। तो हम मनाली पहुंच गए हैं सुबह 11 बजे। यहाँ पे हमारा अराइवल था मनाली में करीबन 8 या 9 बजे का अराइवल था हमारा सुबह का। और इतना लेट कर दिया था हमें बस ने, क्योंकि हमारे फिर आगे भी प्लान्स थे। हमने पहले से जो एस्टिमेट टाइम लगा के चले थे कि भाई हमें काजा जाना था और हमारे पास टाइम कम था, तो जिसकी वजह से हमने मनाली वाला रूट चुना था। नहीं तो इसका दूसरा भी रूट है जो शिमला से है। हाँ, दिल्ली से अगर आप ऐसे जाओगे शिमला, तो शिमला से भी जा सकते हो आप। शिमला से जा सकते हो, ज्यादातर लोग वहीं से जाते हैं। तो जो हम आपको बताएंगे कि रीजन क्या है वहां से जाने का। तो अभी फिलहाल हम अपनी जर्नी को बताते हैं, यहाँ से क्यों जाते हैं लोग और यहाँ से हम क्यों गए, ठीक है। तो ये रीजन आपको अभी बताएंगे। तो हमने 11 बजे यहाँ मनाली पहुंचे, हमने खाना खाया। 12 बजे हमने बाइक ले ली थी वहाँ रेंट पर। तो बाइक हमारी जो थी पर डे के 1000 रुपए थे, और हमने 5000 रुपए उसे डिपॉजिट करे थे सिक्योरिटी के तौर पर। ऑनलाइन बुक करी थी वैसे तो, मतलब पहले से ही प्री बुक करके चलनी पड़ती है। तो आई थिंक हमने 2000 रुपए करीब पहले ही उसे दे दिए थे ताकि हम जाएं और बाइक हमें एकदम रेडी मिले। कोई क्योंकि उसे पहले बुक करके पैसे देने होते हैं, नहीं तो वो बाइक रेडी नहीं करते। तो फिर हम मनाली से हम निकल पड़े थे 12 बजे। यहाँ से भी हमने काफी चीजें खरीदी जो हम यहाँ से नहीं लेके गए थे, जैसे कि आपके पेट्रोल के लिए जेरिकन, रोप वगैरह जो होती हैं, जो वो सब लगेज को बांधते हैं, लगेज को बांधने के लिए। और जो भी बाइक रेंट पे देता है वो ओनर जो होता है वो आपसे पूछता है कि आपके पास टूल किट है कि नहीं, आपके पास पंक्चर किट है कि नहीं है, आपके पास रोप है कि नहीं है, जेरिकन है कि नहीं है। अगर नहीं होती है तो वो बोल देता है कि मार्केट पास में है, आप वहाँ से जाकर लेकर आते। तो हम रोप खरीद के लाए थे, कैन खरीद के लाए थे पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। तो फिर हम 12 बजे निकल गए थे। हाँ, 12 बजे के करीब हम यहाँ से निकले। 3:30 बजे हम रोहतांग पास पहुंच गए थे। अब रोहतांग पास का ऐसा है कि देखो, एक तो पहले तो परमिट बनाना होता है नीचे। तो हमने उस बाइक वाले को ही बोल दिया था, उसने हमारा परमिट 300 रुपए में बना के दे दिया था। बट एक परमिट आपको ऊपर रोहतांग से पहले भी लेना होता है, वो आई थिंक 50 रुपए 100 रुपए का होता है, उसका कोई कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हम उसको करवाने के बाद हम रोहतांग 3:30 बजे तक पहुंच गए थे। और रोहतांग का ये है कि वहाँ लोग काफी जाम होता है,
तो उस पर आप ये मत सोचना कि हमारा टाइम इतने लगेगा, ज्यादा लग सकता है, कुछ पता नहीं है इसका। लाइन से गाड़ियां लगी रहती हैं दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जाती है गाड़ियों की लाइन लगी है, काफी जाम मिलता है वहाँ। बाकी हम तो बाइक पे तो निकल गए साइड से। तो हमने रोहतांग पास पर फिर मैगी खाई क्योंकि भूख लगने लगी थी थोड़ा सा। शाम का टाइम तो हो ही गया, लंच कहाँ हुआ है इसमें? सुबह यहाँ से उतर के बस ब्रेकफास्ट किया था हमने। ठीक है, रोहतांग पास तक तो आपको एक ही रास्ता मिलेगा, आप जाते रहोगे, सारे लोग जहाँ जाते रहते हैं, मतलब उसी भीड़ में आपको चलना है। बाकी आपको रोहतांग के बाद आपका रास्ता थोड़ा नीचे उतरने लगता है जब आप काजा के लिए बढ़ते हो आगे। ठीक है, तो आगे एक जगह पड़ती है ग्रम्फू, जहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। हाँ, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं वो रास्ता, बहुत मुश्किल से कई बार दिखता है, क्योंकि आप जैसे ही ये पहाड़ी रास्ता है, ये ऊपर से ऐसे आप ऐसे नीचे आए, ठीक है, नीचे आए तो फिर एकदम से आपको हाईवे मिल जाता है, लेह मनाली हाईवे, और बिल्कुल पक्का रोड है वो, जो आपको आगे जाके दिखेगा। आप सोचो कि यही रोड है, आप इस पे चलना है, और साइड में एक कच्चा रास्ता जा रहा होता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो ग्रम्फू से दिखेगा आपको। बक्सर से पहले अगर आप गलती से बक्सर पहुंच गए तो गलत है, आपको वापस आना पड़ेगा ग्रम्फू से, फिर कच्चा रास्ता जाता है। हाँ, ये आपका रास्ता जाएगा लेह, और जो एक कच्चा रास्ता है ऐसे साइड में से नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे जाता रहेगा। ऑफ रोड है, कंप्लीट ऑफ रोड है। ठीक है, तो पहला आपका जो आता है एक विलेज आता है यहाँ पे, छतरू। बहुत अच्छी जगह है, मतलब मजेदार जगह है। वहाँ एक छतरू पुल भी है, ब्रिज है। हाँ। नदी, वहीं पर आपका एक ही ओनली एक ढाबा है, तो वहाँ पर आप टेंट लगा सकते हो अपना। अगर आपके पास टेंट है, नहीं तो उनके पास जगह होती है, वो रह भी देते हैं, तो वहाँ आप अपना खा सकते हो। अदरवाइज वहाँ बहुत ना तो कोई तेल के लिए कोई साधन है, आपको सारा जो पेट्रोल है वो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप आपका मनाली से अगर आप काजा जा रहे हो ना, तो पूरे रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, डायरेक्ट काजा में जाके आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लेह की तरफ जा रहे हो तो वो है ही। फिर लेह की तरफ है आपका टांडी में। हाँ, टांडी में फिर पेट्रोल पंप है। तो हम छतरू पहुंचे, तो छतरू पहुंचे थे हम करीब 6 बजे शाम को। हाँ, छतरू पहुंचकर हमें बैड न्यूज सुनने को मिले, जो कि हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे, बट वो हमने सुनी और हमने हजम करी। बट हम उस चीज का हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हम आगे नहीं जा पाए छतरू के बाद, क्योंकि रास्ते बंद थे। छोटे दर्रा पर तक ही क्लियर हुआ था, जब तक बर्फ जून के महीने में उस ईयर 2019 में काफी बर्फ पड़ी थी, जिसकी वजह से वो रास्ते क्लियर। आपने भी सुना होगा 2019 में काफी जिस जगह पे बर्फ कई सालों से पड़ी हुई नहीं है, मतलब वहां पे भी स्नोफॉल हुई थी उस साल में। तो हम वापस चले गए, बट आपको बेस्ट तरीका बताएंगे काजा कैसे कर सकते हो। तो हम छतरू के बाद क्या आता है? फिर छतरू के बाद यहाँ से आप बताल, आपका आता है एक बताल, बाटल भी बोलते हैं, बहुत लोग उसे बाटल भी बोलते हैं, कोई बताल भी बोलता है। ठीक है, तो आपका बाटल आता है, जगह का नाम बाटल। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपने मतलब बहुत लोगों से सुना होगा, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, चंद्रताल एक लेक है। हाँ। वो काफी खूबसूरत जगह है, मतलब कैंपिंग करने के लिए भी, रखने के लिए, देखने के लिए। हाँ, हमारा तो यही था प्लान कि हम जो स्टे हमने छतरू में किया है, हम सोच रहे थे पहले कि चंद्रताल पे जाके हम अपनी कैंपिंग करें। ठीक है, लेकिन वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो यहाँ से आप चंद्रताल के लिए अगर जाना होगा आपको, तो एक ढाबा पड़ता है, वो आई थिंक सिंगल ढाबा ही है। ठीक है, तो वहीं से आपको एक रास्ता कटेगा जो चंद्रताल के लिए जाता है। ठीक है, चंद्रताल के लिए अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो उस ढाबे पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हीं के बहुत सारे कैंप वहाँ सेटअप होते हैं। हाँ। और वो वहाँ सेटअप में पैसे लेते हैं कुछ, और वहाँ कैंपिंग कराते हैं, और आप आराम से मजा एंजॉय कर सकते हो। चंद्रताल के जस्ट 1 किलोमीटर पहले, बिल्कुल चंद्रताल पर कोई ट्रैकिंग नहीं होती, मतलब कोई कैंपिंग नहीं होती, उससे 1 किलोमीटर पहले होती है। तो ये आपका यहाँ पे लेक पड़ेगा चंद्रताल, बहुत सुंदर है चंद्रताल। ठीक है, बहुत से लोग इसी के लिए जाते हैं, यहीं से वापस आ जाते हैं। अब बाटल से आगे आपका पड़ता है कंजुम पास। वहाँ से जो व्यू है ना काफी अच्छा है, और काफी मजा आता है वहाँ से जब बाइक पास होती है, दो तरफ फ्लैग्स होते हैं, वो फैल रहे होते हैं, तो बड़ा मजा आता है। वहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग उसके पीछे की एक स्टोरी है काफी पुरानी, तो इसीलिए वहाँ पे एक उन्होंने मंदिर बनाया हुआ, मंदिर सही बनाया हुआ है, कंजुम माता का मंदिर बोलते हैं। कंजुम माता, और उसका ये है कि आप अगर जा रहे हो तो उसका एक परिक्रमा, मतलब यानी कि आपको राउंड लगाना जरूरी है, क्योंकि वो मान्यता है एक तरीके से, मानना है वहाँ के लोग, तो लोग करते भी हैं। 1 मिनट में इसको मिटा के पीछे लिख देता हूँ थोड़ा। तो कंजुम पास आप यहाँ से करते हुए आप जाते हो, और आगे लोसर पड़ता है। लोसर, ठीक है, आगे पड़ेगा आपका लोसर।
अब मैं आपको ये सारे चेक पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे ना मतलब मेन हैं, पढ़ते तो काफी छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन ये मेन लोकेशन है जो इनके बारे में लोग जानते हैं और रुक भी सकते हैं। बेसिकली रुकना सबसे बड़ी टफ प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते तो रुकना है हमें, तो आप इन जगहों पर रुक सकते हैं। इसीलिए मैं मेन जो लोकेशन है उनके आपको नाम बता रहा हूँ। कंजुल पास हुआ, लोसर में आप रुक सकते हैं, ठीक है जी। कुछ दूरी पे जाके आपके वहाँ से 2 रास्ते कटेंगे। एक छोटी सी ही जगह है जिसका काफी कम लोगों को नाम पता है, उसका नाम है या तो जगह का नाम पड़ता है जहाँ से आपके 2 रास्ते निकलने लगते हैं काजा जाने के लिए, जिनमें से एक रास्ता तो आपका ऐसा है कि उस पे बहुत ही कम मतलब बड़ी बड़ी लोकेशंस कम ही हैं, आपको होटल्स और होम स्टेज भी कम ही मिलेंगे, तो हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे उस रास्ते से जाने के लिए। और कुछ दूसरे रास्ते पे जो मतलब आपके लिए ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप अचीव करना चाहोगे, मोस्टली लोग उसी रास्ते से जाते हैं। उस रास्ते पे पड़ता है चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा चीचम ब्रिज पड़ेगा। तो ये एक पड़ती है आपकी यहाँ पे किब्बर मोनेस्ट्री है। एक और फेमस आपको मिलेगी यहाँ पे जगह आगे की मोनेस्ट्री। तो वो आपके लिए जाते ही हैं लोग ज्यादातर, और जाना चाहिए आई थिंक। मतलब अगर वहां नहीं गए तो स्पीति का ट्रिप मेरे को नहीं लगता कि कंप्लीट है, क्योंकि ये रास्ते पर जो चीजें हैं ना मतलब एकदम ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे आप रुकना चाहते हो होम स्टे वगैरह यहाँ पे सब आपको मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, बट लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको काफी ज्यादा मिलेंगे कि वही ज्यादा है, अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपका आ जाता है यही रोड, आपका यही वाला रोड यहाँ पे आपका मिल जाता है आके काजा में। तो फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता है आपका काजा। ये इसका जो आपका टोटल किलोमीटर है वो है 202। मनाली से लेके काजा तक का रास्ता ये है अबाउट 200 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये रास्ता क्यों चुना हमने, जबकि हमें इस रास्ते की वजह से हम आगे नहीं जा पाए, हमें बर्फ वगैरह से ढके हुए मिले, हम जा नहीं पाए। वो यही वजह थी क्योंकि ये 200 किलोमीटर है, कम है, मतलब इसमें कम टाइम लगता है पहुंचने में, हमारे पास ऑलरेडी कम टाइम था, ठीक है। अब यहाँ से बताता हूँ मैं आपको शिमला से ये जो टोटल आपका रास्ता पड़ता है काजा तक के लिए, ये कितना पड़ेगा मोहित भाई? ये पड़ता है 409 के करीब, 409 या 410 यही है। ये आपका 409 किलोमीटर, ये दुगना है इसका, देख रहे हो। अब आप एक चीज देखना यहाँ पे कि अगर आप दिल्ली से बस में जा रहे हो, शाम को आप बैठे या रात को बैठे, तो पूरी रात काट के आप सुबह पहुंचोगे शिमला। सेम अगर मनाली के लिए जा रहे हो तो भी पूरी रात लगेगी आपकी, मनाली पहुंच जाओगे आप सुबह, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही टाइम आपका जब लगने वाला है, ठीक है। तो हमने भी ये सोचा था कि सेम टाइम जब लगेगा तो मनाली क्यों ना जाए, वहां से हमारे किलोमीटर बच जाएंगे, ठीक है। ये वाला रास्ता जो मनाली से है वो 6 महीने खुलता है, 6 महीने भी किया, 4-5 महीने ही खुलता है सिर्फ विंटर्स, बस ओनली गर्मी में। ऑफ रोड रास्ता है, सड़क नहीं है बिल्कुल भी। बट जो ये शिमला से लेकर काजा तक का रास्ता है ये मतलब पूरी साल खुलेगा और कोई दिक्कत नहीं है, और ये हाईवे है। बीच में फिर भी कुछ पैचेस आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑफ रोड के हैं, बट ज्यादातर आपको ना मतलब पक्का रास्ता ही मिलेगा इस पे, ठीक है। तो मैं एक मेन जगह बताता हूँ, नारकंडा पड़ता है एक। नारकंडा से होते हुए आप के यहाँ पे कल्पा आता है। कल्पा इतनी अच्छी जगह है, आप यहाँ स्टे मतलब अगर आप जा रहे हो इस रास्ते से तो कल्पा डेफिनेटली रुकें। फिर यहाँ पे आपका आता है पो आता है। पो से फिर आप यहाँ से आप नाको जा सकते हैं, नाको होते हुए यहाँ पे आपका पड़ेगा धनकर। तो धनकर के बाद फिर आपका काजा ही है जो ऐसी जगह है जहाँ पर आप स्टे करोगे। धनकर के बाद जैसे जैसे आप शिमला से दूर चलते रहते हो ना, दूर जाते जाते तो आपको फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी कम मिलने लगती है, जैसे कि होटल, रहना, खाना, वो सारी चीजें, है ना। तो ये बिल्कुल मतलब सही है, आसपास इनके बहुत चीजें होती है, बट जैसे यहाँ से आगे चलोगे तो आपको ना मेन पॉइंट पे ही रुकना पड़ेगा। बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है किसी छोटी लोकेशन पे रहना, खाना, इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी होना, ठीक है। जैसे कि नाको हो गया, धनकर हो गया, इन जगहों पे आपको मिल जाएगी फिर भी, ठीक है। तो ये आपका 409 किलोमीटर पड़ता है, देख लो कितना डिफरेंस है, आधे का बिल्कुल हाफ का डिफरेंस है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका जो बेस्ट रूट है, अगर आपके पास दिन है अच्छे खासे,
हम यही सजेस्ट करेंगे दोनों ही कि आप शिमला वाला रूट पकड़ें, क्योंकि एक तो ये साल भर रहता है और दूसरी बात ये आपकी रोड है, यहाँ से आपकी टेम्पो ट्रेवलर भी जाते हैं, अगर आप पहले ही बुक कर लोगे तो ज्यादातर जो लोग जाते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। अच्छा रोड है और अच्छे व्यूज भी बहुत अच्छे हैं। बस आपके पास टाइम होना चाहिए काफी अच्छा खासा। बहुत सारे लोग तो शिमला से मतलब समर्स में भी जिस टाइम पे ये वाला रास्ता आपका ओपन रहता है पूरा, फिर भी शिमला से जाते हैं। वो क्या करते हैं, शिमला से जाएंगे, यहाँ से कल्पा, नाको, काजा होते हुए ये पूरा सर्किट मारते हैं। वो ये इस रास्ते पे एडवेंचर बहुत है आपका, क्योंकि ये यहाँ पे आपको रास्ते खूब अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन इस रास्ते पे तो थोड़ी सी देर में इसके रोहतन पास के बाद ब्रह्मपुर से आपका ऑफ रोड चल जाता है और इतनी पतली रोड होती है, मजा आता है पूरा। मतलब है तो आसपास आपको ये बताता हूँ, काजा जाने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2 डेज 2 दिन काजा में बिताओ। ठीक है, काजा में मेन काजा में कुछ नहीं है, काजा के आसपास जो है ना देखने की चीजें बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, यकीन नहीं करोगे, इंडिया का, वो इंडिया में है, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो वो है आपका हिक्किन विलेज में। तो ऑब्वियसली जब आपके इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, तो आप यहाँ जाने के बावजूद भी नहीं गए तो फिर क्या फायदा, ठीक है, छोड़ दें तो क्या फायदा फिर। यहाँ से आपका मतलब 3 जगह बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये हो गया आपका हिक्किम विलेज हो गया, ठीक है, यहाँ से एक आएगा और एक यहाँ पे पड़ेगा आपका क्या था वो जगह, लांगजा एक जगह पड़ती है। लांगजा जाकर वहाँ बुद्ध की एक स्टैचू है, महात्मा बुद्ध की, और उसके जो सामने का व्यू है, मतलब पहाड़ हैं और जो क्लाउड होते हैं काफी नीचे होते हैं, मतलब वहाँ का व्यू अल्टीमेट है, आप जाना चाहिए, मतलब लांगजा जरूर जाएं। और यहाँ पे आपका एक आएगा कॉमिक, ये ना वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, मतलब वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट विलेज कॉमिक है। कॉमिक विलेज वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है। तो ट्रैक में इतनी राज छुपे हुए हैं ना। कॉमिक विलेज, हिक्किम पोस्ट ऑफिस जैसे कि सबसे ऊंचा है, चीचम ब्रिज सबसे हाईएस्ट एशिया का, तो कॉमिक आ जाता है। अब धनकर के बाद बता दें, धनकर के पास आपको एक जगह मिलेगी, बट इसके लिए पता है क्या है, आप काजा से वापस आओगे धनकर ले जाओगे तो मतलब वो ना थोड़ा और रूट पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है वो। आप अगर जैसे इस टाइम पे जब जा रहे हो ना, वो नाको धनकर जिस टाइम पे आप जा रहे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप उसी टाइम धनकर में स्टे मारो, और टाइम है अगर उसी दिन का तो उस दिन जाओ। यहाँ से ट्रैकिंग होती है, ये आपका आता है 2 किलोमीटर है यहाँ से धनकर लेक, ठीक है, यहाँ भी आप जा सकते हो। धनकर लेक है, काफी अच्छी जगह है देखने लायक। और काजा में आप लिमिटेड अमाउंट का ही पेट्रोल भरवा सकते हैं, वो आई थिंक मेरे को याद नहीं है, पता नहीं कितने का पेट्रोल देते हैं वो लिमिटेड ही देते हैं। कार के लिए अलग लिमिट सेट कर रखी है और बाइक के लिए अलग है, ठीक है। तो आप लिमिटेड अमाउंट का ही भरवा सकते हैं वहाँ से, ऐसा नहीं कि आप कैन भी भरवा लिया और फुल टंकी करवा ली और चलो ठीक है। बाकी बजट का इसमें आपको इतना मैंने मेंशन किया नहीं है, कुछ मेंशन किया है। आपका पेट्रोल वगैरह आपकी बाइक की एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो रूम्स वगैरह हैं, हमारा क्या सीन रहता है कि हमारे पास अपना टेंट होता है, तो इसलिए तो हमें कोई बिल्कुल कॉस्ट के लिए पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है। इसके चार्जेस 100 रुपए या 200 रुपए लेते हैं जो लोकल्स होते हैं वहाँ के, वो जगह चार्जेस लेते हैं ओनली। तो वो आपको अगर होटल भी लेना है ना, तो होटल भी आपको हाउसलैंड टाइप ही होगा, 1000-1500 के करीब आपको मिल जाता है वहाँ पे, ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मैं एक बार विंटर्स में और एक बार समर्स में जरूर जाऊँ। इस वीडियो को हम यही एंड करना चाहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखो, कोई अगर आपका सवाल है किसी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए। आगे की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए फुटलूज मेट्स के साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर।